नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम क्लास 12 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं, उसको पूरा करने जा रहे हैं विस्तार पूर्वक। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। जिस किसी भी छात्र ने वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वो आप ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके पुरानी वीडियो देख सकता है और जान सकता है इस बुक के बारे में और भी अधिक। चलिए हम इस छठे चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं द्वितीयक क्रियाओं के बारे में। तो द्वितीयक क्रियाओं को जानने का एक बहुत अच्छा तरीका यह भी हो सकता है कि यदि हम इससे पहले का अगर प्राथमिक क्रियाओं का चैप्टर अच्छे तरीके से हमने समझा हो तो उसके आधार पर हम द्वितीयक क्रिया वाले चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन में प्रयोग करके जरूर देखें, तभी ये दूसरे चैप्टर का जो वीडियो है वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो बात करते हैं द्वितीयक क्रियाकलापों की। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि आर्थिक क्रियाएं मुख्य तौर पर 3 प्रकार की होती हैं और उसमें से प्रथम क्रिया जो है कृषि वाली, हम उसको प्राथमिक क्रियाओं को अध्याय 5 में पूरा कर चुके हैं। और ऐसे ही अध्याय 6 के अंदर द्वितीयक क्रियाएं हैं और द्वितीयक क्रिया भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है और आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं हम अध्याय 5 में कर चुके हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो अब शुरुआत करते हैं हम अध्याय 6 की। तो पहला ही क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्रिया किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताइए, इसका महत्व बताइए। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त यानी प्राथमिक जो क्रियाकलाप है उनसे प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करके किसी बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित कर देना द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाता है। यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को नए उपयोगी माल में बदल देना द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाता है। इसके लिए क्या चाहिए होता है बेटा, इसके लिए मानव को अपने कौशल का, ज्ञान का और श्रम का उपयोग करना पड़ता है। यानी मानव कौशल का, ज्ञान का और श्रम का प्रयोग करके प्राथमिक जो वस्तुएं हैं उनके उत्पादित माल को प्रयोग करके नए माल में परिवर्तित कर देता है और वो परिवर्तन ही करना द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाता है, द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है द्वितीयक क्रिया के महत्व का वर्णन करना। द्वितीयक क्रिया क्या है, तो मैं यहां पर बता दूं द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में कि द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होता है। द्वितीयक क्रियाकलाप के द्वारा जो बेटा प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे गेहूं का मैं बात करूं तो गेहूं 1 किलो तकरीबन 25 रुपए का है और वहीं मैं 1 किलो गेहूं का प्रयोग करके 4 ब्रेड के पैकेट बना देता हूं द्वितीयक क्रियाकलापों के माध्यम से, तो 4 ब्रेड के पैकेटों की कीमत 100 रुपए हो जाती है। यानी इस आधार पर मैं कहूं तो मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया 4 गुना तक। तो यही बताना है कि आपको प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। यह क्रिया कच्चे माल को और अधिक उपयोगी बना देती है। यानी जैसे जो जमीन से निकलने वाला लोह इस्पात है वो बहुत ही ज्यादा नरम होता है, उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। द्वितीयक क्रियाकलापों के माध्यम से हम उसको उपयोगी बना देते हैं। जैसे लोहा अयस्क को इस्पात बनने के लिए हम द्वितीयक क्रियाकलापों का प्रयोग ही करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण द्वितीयक क्रिया का महत्व क्या है कि कुछ वस्तुएं बच्चों ऐसी होती हैं जिनको हम प्राकृतिक अवस्था में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे हम कपास है, कपास को हमने उगाया लेकिन कपास को हम क्या कपड़ों के रूप में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक हम कपास से धागे नहीं बनाएंगे और धागे से हम कपड़े नहीं बनाएंगे तब तक कपास की कोई वैल्यू नहीं है। यानी हम कपास को प्राथमिक वस्तु के रूप में प्रयोग में ला नहीं सकते हैं, उसको हमें यूज में लाने के लिए ही द्वितीयक क्रियाकलापों की जरूरत होती है। तो ये भी एक महत्व है द्वितीयक क्रियाकलापों का कि हम प्राथमिक वस्तुओं को प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे बांस का प्रयोग टोकरी बनाने के बाद ही किया जा सकता है, जूट का प्रयोग रेशा बनने के बाद ही किया जा सकता है। तो आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है विनिर्माण। विनिर्माण क्या है और इसकी विशेषता बताइए। तो मैं यहां पर बता दूं विनिर्माण जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करना किसी चीज का। तो विनिर्माण मतलब होता है किसी चीज का उत्पादन करना। विनिर्माण का अर्थ किसी चीज का उत्पादन करना, लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है कि इसके अंदर जो भी चीजें बनाई जाती हैं, विनिर्माण का अर्थ किसी भी चीज का उत्पादन करना, किसी भी चीज का। और लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंदर जो भी वस्तुएं बनाई जाएंगी बेटा वो व्यापक स्तर पर की जा रही होंगी। यानी छोटे मोटे स्तर पर चीजें बनाई नहीं जा रही होंगी, बहुत बड़े स्तर पर चीजें बनाई जा रही हैं, जब भी उसको हम विनिर्माण कहते हैं। साथ में विनिर्माण के अंदर जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं बेटा उसके अंदर मानक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानक वस्तुएं मतलब एक जैसी,
जैसे आपने देखा होगा कि नोकिया की फैक्ट्री के अंदर सैमसंग का मोबाइल नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ नोकिया के मोबाइल ही बनेंगे, अर्थात मानक वस्तुएं बनाई जाएंगी, एक जैसी वस्तुएं। तो ये है विनिर्माण और विनिर्माण की विशेषता। आगे हम बात करें कि बड़े पैमाने वाले उद्योगों की बात करते हैं, यानी विनिर्माण की कुल बात की जा रही है कि विनिर्माण की विशेषताएं बताइए, विनिर्माण क्या है। तो विनिर्माण की 5 विशेषताएं निम्नलिखित। पहला तो है कौशल का विशिष्टीकरण। बेटा कौशल का विशिष्टीकरण का अर्थ है कि इसके अंदर, यानी बड़े निर्माण के जो उद्योग होते हैं, इसके अंदर जो उत्पादन करता है कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर कौशल का विशिष्टीकरण का ध्यान रखा जाता है। यानी इसमें एक कार्य को करने के लिए एक विशेष प्रकार के कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा किसी एक छोटी सी फैक्ट्री के अंदर यदि कोई कर्मचारी है, चप्पल की फैक्ट्री है, उसको अगर उसको पैक करने का काम है, तो वह व्यक्ति केवल पैकिंग का ही काम करेगा, उसके स्थान पर कोई और व्यक्ति नहीं करेगा काम। अगर करेगा तो वो भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कौशल होगा उस काम को करने का। यानी कौशल का विशिष्टीकरण की आवश्यकता बहुत ज्यादा चाहिए होती है, यानी एक विशेष प्रकार के कार्य को एक विशेष प्रकार का व्यक्ति ही करता है, जिसको वो काम अच्छी तरीके से आता है, कौशल होता है उस काम को करने का उसके पास। यांत्रिकीकरण, यानी मशीनों की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों के अंदर जो उत्पादन बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तो ये विशेषता हो जाती है इसकी। फिर है प्रौद्योगिकी और नवाचार, यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती रहती है बड़े पैमाने वाले उद्योगों के अंदर, और शोध और जो विकसित युक्तियां जो होती हैं उनके द्वारा विनिर्माण की जो गुणवत्ता में वृद्धि करते रहनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है इस क्षेत्र के अंदर। इसीलिए प्रौद्योगिकी और नवाचार की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है बड़े पैमाने वाले उद्योगों के अंदर। फिर चौथी विशेषता क्या है? संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण, यानी बड़े पैमाने पर जो काम किया जाता है उसके अंदर पूरा का पूरा एक फैक्ट्री हो, एक उद्योग हो, उसके अंदर पूरा का पूरा एक संगठन काम करता है, जिसके अंदर लोगों की बहुत ज्यादा संख्या होती है। इसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र होता है जिसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा संगठन होता है इसके अंदर, और हर एक संगठन जो होता है उसका जो कार्य होता है एक विशेष प्रकार का काम होता है। उत्पादन की लागत इससे क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। जब एक काम एक बहुत बड़े लेवल पर होने लगता है और बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगता है उत्पादन, तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्टों की जो लागत है वो कम हो जाती है। ये भी एक इसकी विशेषता है बड़े पैमाने वाले उद्योगों की। पांचवी जो विशेषता है इसकी, अनियमित भौगोलिक वितरण, यानी पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो जो बड़े पैमाने वाले उद्योग हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सभी देशों में बराबर रूप से नहीं फैले हुए हैं। यानी कहीं पर तो बड़े पैमाने वाले उद्योग ज्यादा हैं तो किसी देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी के बारे में बताना है कि ये जो है ना बड़े पैमाने वाले उद्योग, इनका भौगोलिक वितरण यानी पूरी दुनिया के अंदर इनका फैलाव एक जैसा नहीं है, अनियमित है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले जो विनिर्माण की मुख्य विशेषता क्या है कि विश्व के कुछ ही इलाकों तक फैले हुए हैं या फिर बहुत ही असमान इनका वितरण है। ये विश्व के कुल स्थल के केवल 10% भाग पर ही फैले हुए हैं, यानी 90 पूरी दुनिया के 10% भाग पर ही पूरी दुनिया के बड़े पैमाने वाले उद्योग बसे हुए हैं, 100% पूरे। तो इसकी ये विशेषता है। तो समझ में आया होगा आपको बड़े पैमाने वाले उद्योगों की विशेषताएं। आगे हम क्या करते हैं तो अगला टॉपिक है कि विश्व में उद्योगों की अवस्थिति, यानी उद्योगों को प्रभावित करने वाले 5 कारणों की वर्णन करना है। कई बार पेपरों में ये आता है क्वेश्चन कि जो उद्योग है उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो बहुत ही आसान है। पहला है बाजारों तक पहुंच, यानी उद्योगों के आसपास बाजार होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उद्योगों से जो निर्मित उत्पाद होता है उसको बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता पड़ती है, और जहां पर बाजार पास में होते हैं वहां पर ऑटोमेटिक उद्योग स्थापित हो जाते हैं और लोग खरीदने के लिए बाजारों में ही उद्योगों का निर्मित माल आते हैं, इसीलिए बाजारों के आसपास ही उद्योग स्थापित किए जाते हैं। फिर है कच्चे माल की प्राप्ति, यानी जहां पर आसानी से कच्चा माल मिल जाता है, कच्चा माल जहां आसानी से मौजूद होता है, जैसे जमशेदपुर हो, भिलाई हो, बोकारो हो, ऐसे ये स्टील प्लांट हैं ये, और चाहे रानीगंज हो, झरिया हो, ये कोयला के क्षेत्र हैं जहां से कोयला मिल जाता है। तो ऐसे इलाकों के अंदर ही कोयले के और स्टील प्लांट लगाए जाते हैं, क्योंकि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो एक तो ये भी प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। अगला जो टॉपिक अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता जहां यानी आसानी से सस्ता श्रम मिल जाता है, वहीं पर आसानी से
सस्ता सस्ता श्रम जहां मिल जाता है वहीं पर जो है स्थापित किए जाते हैं उद्योग। फिर है श्रम, इसके बाद ऊर्जा के साधन, जहां पर जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उन उद्योगों को शक्ति और ऊर्जा के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा के साधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, और जहां पर ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं बच्चों, वहीं पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। एक ये है उद्योगों को प्रभावित करने वाला कारक। इसके बाद है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर एक और महत्वपूर्ण कारण, जिसका नाम है परिवहन और संचार। परिवहन और संचार भी उद्योगों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारण है। परिवहन के कारण ही संचार स्थापित हो पाता है, और परिवहन जब अच्छा होता है तो इसका ऐतिहासिक हम उदाहरण देख सकते हैं कि मुंबई, कलकत्ता और मद्रास परिवहन और संचार की सुविधाओं के कारण ही औद्योगिक शहरों के रूप में विकसित हुए, और इनका एक औद्योगिक इतिहास है, और वो किस लिए? परिवहन और संचार के कारण। इसके बात करें सरकार की नीतियां। यदि सरकार की नीतियां किसी उद्योग के विरुद्ध है या किसी क्षेत्र के अंदर उद्योगों को लगने के विरुद्ध है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो है उद्योग नहीं लग सकते हैं। यदि सरकार की नीतियां अनुकूल है तो सरकार की नीतियों के अनुकूल होने के कारण उस क्षेत्र के अंदर बड़ी मात्रा में उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इसके बाद उद्योगों के मध्य संबंध। उद्योगों के मध्य संबंध अर्थात ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों पर निर्भर होते हैं के आसपास पहले वाले उद्योग स्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कागज उद्योग है। कागज उद्योग जो है, कागज उद्योगों के लिए जो जरूरी चीज होती है वो होती है लुगदी। तो लुगदी से बनता है कागज। तो जहां पर कागज उद्योग है उसके आसपास स्वतः ही लुगदी उद्योग स्थापित हो जाएगा, यानी उद्योगों के मध्य संबंध वाले जो उद्योग होते हैं वह आसपास स्थापित हो जाते हैं। और जैसे पेन की फैक्ट्री के पास स्याही की फैक्ट्री लग जाएगी, जैसे जो कार की फैक्ट्री के पास टायर की फैक्ट्री स्थापित कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि कार के लिए, टायर के लिए रबड़ चाहिए, तो रबड़ की फैक्ट्री आसपास लगा दी जाती है। तो यही है उद्योगों के मध्य संबंधों, ये भी प्रभावित करते हैं उद्योगों को लगने में। तो ये मैंने 8 तरीके बताए, आप इसमें से 5 कोई भी बता सकते हो कि कौन कौन से हैं। इसके बाद हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग क्या है? तो मैं यहां पर बता दूं, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल से जुड़े नहीं होते हैं, यानी ऐसे उद्योग जिनके अंदर उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे उद्योगों को हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। और ऐसे उद्योग स्विट्जरलैंड के घरेलू उद्योगों में प्रयोग होने वाला कच्चा माल प्राप्त, मतलब घरों के अंदर ही जो प्रयोग किया जाता है कच्चा माल, उसका प्रयोग करके ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना में कच्चे माल का महत्व नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बताया कैसे होते हैं स्वच्छंद उद्योग, जिसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्विट्जरलैंड के अंदर ऐसे उद्योग स्थापित हैं। फिर पूछ ले आपसे, बताइए कि धुएं व चिमनी वाले उद्योग से क्या समझते हैं? या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों से आप क्या समझते हैं, इनकी पहचान कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, या फिर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा, परंपरागत बड़े पैमाने वाले जो उद्योग होते हैं वो कौन से होते हैं? वो उद्योग होते हैं जो भारी उद्योग होते हैं, भारी उद्योग जिसमें धातु पिघलाने का काम किया जाता है, भारी इंजीनियरिंग, रसायन उद्योग, और ऐसे ही उद्योग जो बहुत ज्यादा जो है भारी उद्योग होते हो, धुआं करते हो, और परंपरागत उद्योग हो, यानी जिनका हम बहुत पहले से प्रयोग करते आ रहे हो, जैसे लौह इस्पात के उद्योग के बारे में जानकारी हमें बहुत पहले से है। तो ऐसे उद्योगों को हम परंपरागत उद्योग भी कहते हैं, भारी उद्योग भी कहते हैं, धुएं वाले उद्योग भी कहते हैं। तो तीनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही हो जाएगा। और इसके बारे में हम बात करें तो इनकी विशेषताओं की, पहली विशेषता क्या है बेटा, यहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब रोजगार बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि इनके जो उद्योग होते हैं ना, कारखाने, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद इनके अंदर जो कारखाने होते हैं या फिर ऑफिस या फैक्ट्रियां होती हैं बेटा, वो बहुत घटिया किस्म की होती हैं। घटिया किस्म की मतलब टूटी फूटी जंगलों में। क्यों? क्योंकि वहां पर बार बार जो है बड़ी भारी मात्रा में भारी वस्तुओं को उतारना चढ़ाना लगा रहता है। तो टाइलों के ऊपर तो उसको हम बार बार उतार चढ़ा सकते नहीं, वो टूट जाएगी। या फिर लोहे का पिघलाने का जो काम होता है बेटा, वो बड़ी बड़ी गर्म भट्टियों में किया जाता है, तो उसको बंद कमरे में कर नहीं सकते हैं।
तो इस प्रकार से इनके जो घर होते हैं वो बहुत घटिया किस्म के होते हैं। बेरोजगारी की समस्या वर्तमान में उत्पन्न हो रही है। उत्प्रवास और विश्वव्यापी मांग कम होने के कारण वर्तमान में जो बेटा भारी उद्योग है ना वो बंद होने की कगार पर है, उनके कारखाने कम होते जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना ये इसकी विशेषताएं हैं, भारी उद्योगों की या फिर धुएं वाले उद्योग या परंपरागत उद्योग। अगला टॉपिक है बच्चों, जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो मैं बता दूं, जर्मनी के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूहर, और वह अपने कोयले के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि वहां से पूरे यूरोप की कोयले की लगभग जो है 80% जो मांग है उसकी पूर्ति की जाती है। वहां से बहुत अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। तो यह है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र यूरोप का परंपरागत बड़े पैमाने वाला उद्योग है। बड़े पैमाने वाला उद्योग वही परंपरागत उद्योग जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पहले से करते आ रहे हैं। इसके बाद इसकी विशेषता के कोयले का विशाल भंडार तथा लोहे इस्पात उद्योग क्षेत्र की अवस्था के कारण इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा विकास हुआ। यानी जर्मनी के आर्थिक विकास के अंदर बच्चों जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र और इस्पात क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये विशेषता में बता दोगे आप, जर्मनी के रूहर क्षेत्र के कोयला क्षेत्र की विशेषता बताइए, तो बताना इसको। फिर यह कोयले की मांग मतलब अब पूरे विश्व के अंदर जो है कोयले की मांग में कमी आने के कारण अब यहां पर उद्योग कम हो गया है, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने जो परंपरागत हमारा ऊर्जा के साधन है जैसे कोयला हो गया, डीजल, पेट्रोल, इसके स्थान पर अब अपरंपरागत ऊर्जा के साधनों की तरफ मुख कर लिया है, जिसके कारण ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है जिसमें कोयला महत्वपूर्ण है बेटा, उसकी मांग में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है, और उस कमी के कारण जो है इसके उत्पाद में गिरावट, और गिरावट के कारण इनकी मांग कम हो गई है, जिसके कारण ये खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आगे हम बात करें अगली इसकी विशेषताओं की, तो जर्मनी कोयला क्षेत्र की विशेषता मैं बता रहा था जैसे कि 80% जर्मनी का कोयला यहीं पैदा किया जाता है, और जर्मनी के साथ साथ यूरोप के पूरे यूरोप की जो है बहुत बड़ी कोयले की मांग जो है बच्चों वो जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र से ही पूरी की जाती है। आगे हम बात करें प्रदूषण, औद्योगिकरण और अवशिष्ट समस्याएं यहां पर उत्पन्न होती। देखो अब जहां पर भी बड़े पैमाने के उद्योग किए जाते हैं, जैसे कि हम उनको नाम क्या है उसका बड़े पैमाने के उद्योग का, धुएं वाले उद्योग, तो बेटा वहां पर प्रदूषण तो होता ही है, औद्योगिक अवशिष्ट तो निकलेगा ही। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं कि कोयला निकालने गए तो सिर्फ कोयला ही कोयला, जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें भी निकल जाती है, और जिसके कारण वहां पर ये समस्याएं पैदा हो जाती है। ये विशेषता है बेटा जर्मनी रूहर कोयला क्षेत्र की। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको, और आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। अगला टॉपिक है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना का अर्थ। यानी उच्च प्रौद्योगिकी मतलब जिसमें बहुत अधिक तकनीक चाहिए होती है, उन उद्योगों के बारे में बताना है। और कह रहा है कि अधिकार देश में उच्च प्रौद्योगिकी, अधिकतर देश में जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है बेटा वो महानगरों में ही क्यों लगाए जाते हैं। पेपर में कई बार आया ये क्वेश्चन, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनना। तो उच्च प्रौद्योगिकी प्रदेश के बारे में बात करें तो उच्च प्रौद्योगिकी जो उद्योग हैं वह उद्योग होते हैं बेटा जो यंत्र मानव, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी पर आधारित कार्य होते हैं। यानी जिसके अंदर प्रौद्योगिकी पर आधारित जो कार्य होते हैं वो कहलाते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, जिसके अंदर मशीनों के माध्यम से धातु पिघलाने, शोधन के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य आदि को नियंत्रण का प्रमुख है। मतलब ये सब चीजें इन्हीं के ऊपर, ये शोधन का काम हो या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण करना हो, उनके ऊपर नियंत्रण रखना हो, तो ये सब काम करने का जो काम करती है वो उद्योग करता है, प्रौद्योगिकी करती है। जैसे बहुत बड़े कोयले क्षेत्र की जो मशीनों को संचालन करना है तो उसके लिए प्रौद्योगिकी चाहिए। तो यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में यंत्र के माध्यम से जो उद्योग किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। यह नई पीढ़ी की देन है। पहले कुछ दशकों के अंदर बहुत तेजी से उन्नति हुई है उद्योगों के अंदर। नई पीढ़ी के कारण इसके अंदर बहुत तेजी से इसकी विकास हुआ है, क्योंकि मांग बढ़ने लगी है इसकी। इसके कारण जो है इसका जो कार्यालय होते हैं बेटा
वो साफ सुथरे और साफ सुथरे होते हैं, दूरी पर स्थित होते हैं। बिखरे हुए कार्यालय मतलब दूर दूरी पर, ये नहीं कि उसमें सामान बिखरा हुआ होता है, काफी दूरी पर स्थित होते हैं, वो साफ सुथरे होते हैं। देखा होगा आपने कंप्यूटर पर काम करने वाले की जो ऑफिस होते हैं वो कैसे होते हैं। इसके अंदर प्रयोगशालाएं मिलती हैं, ये इसकी विशेषता बच्चों। इसमें काम करने वाले जो बेटा श्रमिक होते हैं उनको हम कहते हैं सफेद कॉलर या नीले कॉलर श्रमिक। जैसे मैंने लाल कॉलर श्रमिकों के बारे में बताया था अध्याय 5 में, वो इसमें कहलाते हैं। ऐसे इसके अंदर जो काम करते हैं द्वितीय क्रियाकलापों के अंदर, तकनीकी वाले सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी वाले में, तो वो सफेद कॉलर और नीले कॉलर श्रमिकों के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के अधिकांश जो महत्व उत्पाद है ना बेटा, महानगरों में ही बेचे जाते हैं, महानगरों में ही इसको जो है श्रमिक मिलते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसे जो उद्योग है बच्चों वो स्थापित ही महानगरों में होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली के आसपास स्थापित, चाहे नोएडा हो, चाहे गुरुग्राम हो, वहां पर ही उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्यों स्थापित किए जा रहे हैं? क्योंकि वो महानगर है, तो महानगर के आसपास है, साथ में वहां पर बेटा प्रौद्योगिकी आसानी से मिल जाती है। साथ में जो श्रमिक होते हैं इन फैक्ट्रियों में या इन कारखानों में काम करने वाले, वो महानगरों में ही मिलते हैं। अब जायज बात है, श्रमिक जो है, मैं पहले भी बता चुका हूं, श्रमिक भी उद्योगों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है। तो जहां श्रमिक मिलते हैं वहीं पर महानगरों के अंदर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया कि क्यों उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो महानगरों में स्थापित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वहां पर प्रौद्योगिकी मिल जाती है आसानी से और श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, और वहां पर जो प्रौद्योगिकी से संबंधित बाजार है बेटा वो भी आसानी से मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को के निकट सिलिकॉन वैली। ये सैन फ्रांसिस्को उसका राज्य है, उसके एक क्षेत्र है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। वहां पर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है बहुत ज्यादा कार्य किए जाते हैं। तो ये था इसका आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक है बच्चों, वो है विश्व के लोहा इस्पात उद्योग का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये भारी उद्योगों का आधार है, यानी दुनिया के अंदर जितने भी भारी उद्योग स्थापित हैं उसके लिए लोहा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मशीनों में बनाने के लिए लोहा चाहिए। पहली बात तो आधार है। इसमें बहुत भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भाई बड़े उद्योग जो स्थापित करते हैं, छोटे मोटे थोड़े ना लोहा चाहिए। जैसे मेट्रो रेल बनानी है, कितना लोहा लगा है, तो ऐसे ही इसीलिए इन्हें भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में लोहा चाहिए होता है इसके अंदर। फिर कच्चा जो लोहा होता है, लोह इस्पात की पूरी विशेषता भी समझ लीजिए इसे। ये पृथ्वी से शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं किया जाता है, यानी जो लोहा होता है बेटा वो जैसा हम यूज कर रहे हैं वैसा लोहा नहीं निकलता, बहुत नरम होता है लोहा जमीन के अंदर से जब निकलता है। तो उसके साथ कोक, कार्बन और चूना पत्थर मिलाकर के भट्टियों में पिघलाने के बाद लोहे को शुद्ध किया जाता है या फिर यूजेबल बनाया जाता है, यानी प्रयोग युक्त बनाने के लिए पहले निकाला जाता है। उसमें कोक, कार्बन और चूना पत्थर मिलाकर के भट्टियों में पिघला करके उसे जो है शुद्ध किया जाता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जो लोह इस्पात है बच्चों वो कहां कहां फैला हुआ है। तो वही ये लोह इस्पात जो है, पहली बात तो हम करें बात उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है और एशिया के देशों तक ही, एशिया के देशों में ही विकसित है। फिर ये यूएसए में लोह इस्पात का जो क्षेत्र है उसका नाम है उत्तर अपलेशियन। आप देखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर अमेरिका जो देश है उसके अंदर है उत्तरन अपलेशियन एक इलाका है जहां पर बहुत भारी मात्रा में लोह इस्पात के जो है खनिज के भंडार हैं, और ये पीट्सबर्ग में। आगे हम बात करें और फिर ये कहां मिलता है कि महान झील क्षेत्र अटलांटिक तट पर भी मिलता है लोह इस्पात। फिर अब पूछ रहा है कि ये तो मैंने बताया अब तक कहां कहां पर जो लोहा जो फैला हुआ है या वितरण है उसका। एक तो हम उत्तरी अमेरिका, एशिया के क्षेत्र, अमेरिका का जो है यूएसए के अंदर जो अपलेशियन क्षेत्र, उसके बाद महान झील क्षेत्र जो अटलांटिक तट पर है। ये तीन इलाके आपको याद रखने बच्चों जहां पर फैला हुआ है क्या, लोह इस्पात का क्षेत्र। आगे हम बात करें लोह इस्पात के जो प्रमुख केंद्र हैं,
क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे जहां से लौह इस्पात बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है, उनका नाम अक्सर आपसे पूछ लेता है और वो पूछेगा आपसे मानचित्र के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते, जानते हैं उसके बारे में भी। पहला है ग्रेट ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के अंदर कहां कहां से लोहा इस्पात निकाला जाता है। एक तो बर्मिंघम और दूसरा स्थान है शेफील्ड, यानी बर्मिंघम और शेफील्ड से लोहा इस्पात निकाला जाता है ब्रिटेन के अंदर से। जर्मनी के अंदर डुइसबर्ग और एसेन, नाम याद रखने आपको बेटा, डुइसबर्ग, एसेन। रूस के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग और उसकी राजधानी मैक्सिको, तो सॉरी मॉस्को, मैक्सिको तो अलग देश है। आगे हम बात करें, यूक्रेन के अंदर रॉग और देनेत्स्क। इसके बाद जापान, टोक्यो और नागासाकी। चीन के अंदर संघाई और वुहान सभी जानते होंगे इसके बारे में। इसके बाद भारत के अंदर आपको पता है जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, ये इलाके हैं बच्चों पूरी दुनिया के अंदर जहां से लौह इस्पात निकाला जाता है। आपको ध्यान रखना बच्चों, पेपर में कई बार इधर से मैप में पूछ लिया था, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, यूक्रेन, जापान, चीन, भारत, इन सबके क्षेत्रों के मैंने नाम बता दिए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ चीजें जो होती हैं बच्चों, उनको मैप के माध्यम से याद रखने की आवश्यकता होती है, आपको वही करना है इस क्षेत्र के इन चीजों के लिए। आप इसको मैप में भर करके याद रख सकते हो आसानी से, ठीक है। और रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। आगे बात करें, जंग का कटोरा किसे कहते हैं। तो जंग का कटोरा बेटा वो जो यूएसए है, यूएसए के अंदर उत्तरी अपलेशियन प्रदेश जो है पीट्सबर्ग के अंदर, उसको इलाके को कहते हैं हम, या फिर कहें पीट्सबर्ग को ही कह देना कि पीट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं। पीट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं। कोई पूछ ले क्यों कहते हैं, तो मैं बता दूं यहां पर कि पहले वहां से बहुत अधिक मात्रा में लोह निकालने का काम किया जाता था, लेकिन वर्तमान में वहां पर लोह इस्पात के जो है भंडार वो कम हो गए हैं और वहां पर खुदाई के या फिर इस खनन का काम बंद पड़ा है। मशीनें उधर की ऐसे ही पड़ी हुई हैं और ऊपर आसमान से देखने पर इतना गहरा गड्ढा है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कटोरा उल्टा पड़ा हुआ है। इसीलिए उसका नाम पड़ गया जंग का कटोरा। आगे हम बात करें अगले टॉपिक के बारे में, तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, तीन प्रकार के उद्योग होते हैं। तीनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है और मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। आगे हम बात करें तो पहला है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं बेटा वो घरेलू स्तर पर किए जाते हैं, और जो लघु उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योग से थोड़े बड़े होते हैं और बड़े पैमाने से थोड़े छोटे होते हैं। इसीलिए याद रखना है कि लघु उद्योगों में उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है और इसमें घरेलू स्तर पर किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने के उद्योगों में उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो वस्तुएं होती हैं घरेलू उपयोग के लिए ही होती हैं, इसके लिए जो पूंजी बहुत कम चाहिए होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो चीजें बनाई जाएंगी वो घरों में यूज होती हैं। इसमें कह रहा है कि बड़े पैमाने वाले जो उद्योग होते हैं, सॉरी जो छोटे पैमाने वाले कह लो या लघु वाले, इसके अंदर जो उद्योग होते हैं वो ऊर्जा से चलने वाले मशीनों का प्रयोग किया जाता है इसमें उत्पादन करने के लिए। लेकिन यहां पर भी ऊर्जा से चलने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, स्वचालित मशीनें, पूरी की पूरी ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं जो अपने आप ही उत्पादन करती हैं। तो बड़े पैमाने पर उद्योगों के अंदर स्वचालित मशीनों की आवश्यकता, यहां पर छोटी छोटी मशीनें, यहां पर केवल घरेलू स्तर पर ही उत्पादन हो जाता है। आगे हम बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि कच्चा माल स्थानीय बाजारों में मिल जाता है। इसके लिए कच्चे माल के लिए जो है नगरों तक जाना पड़ता है और इसके लिए कई बार कच्चा माल बहुत दूर के इलाकों से आता है। कुटीर उद्योग जो है, कुटीर उद्योग के प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब घर के अंदर हम काम करते हैं जब छोटे उद्योग का, तो कहीं पर कुछ पड़ा है, कहीं पर कुछ पड़ा है, उसके अंदर प्रबंधन, मैनेजमेंट पर कोई ध्यान नहीं होता है। लेकिन छोटे पैमाने के उद्योगों के अंदर पूंजी कम तथा श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा मैनेजमेंट भी इसमें देखा जाता है। लेकिन बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। हजार संख्या में लोगों के काम करने की जो है संख्या इसके अंदर काम करती है, मतलब बहुत हजारों श्रमिक इसके अंदर काम करते हैं।
आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि छोटे उद्योग, छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री और सबसे बड़ी फैक्ट्री, उसके अंदर क्या अंतर मिल सकता है। आप इसको प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भी हल कर सकते हैं। इसके बाद कुटीर या घरेलू उद्योग जो होते हैं, उसका जो उत्पादन है वो स्थानीय बाजारों में ही बेच दिया जाता है और स्थानीय बाजारों से ही खरीदा जाता है, मतलब उसका कच्चा माल भी। लेकिन इसके लिए इसको दूर के बाजारों में बेचा जाता है, स्थानीय बाजारों में इसका कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है, दूर के बाजारों से मंगाया जाता है। कच्चे माल जो है दूर स्थित बाजारों से प्राप्त किया जाता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों से आयात भी किया जाता है, बड़े पैमाने वाले या क्या कहते हैं बृहद उद्योगों के लिए। कई बार हम जो है उसके लिए कच्चा माल दूसरे देशों से भी मंगाते हैं, आयात करते हैं। छठा, कुटीर उद्योगों में उत्पादन परिवारों के सदस्य द्वारा हाथों द्वारा साधारण औजारों के साथ किया जाता है। लेकिन यहां पर साधारण प्रबंधन तो किया जाता है, थोड़े ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है लेकिन साधारण से। लेकिन यहां पर बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए प्रबंधन विशेष रूप से किया जाता है तथा इसका जो प्रबंधन है बहुत जटिल होता है। बाजारों की बात करें तो आसानी से इसको समझ सकते हो आप। अब अगला टॉपिक है, इससे जो पिछला है ये आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसको मैंने जैसे बताया प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और बाकी इस वीडियो को बार बार देख करके भी आप समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या मुख्य अंतर है। कच्चे माल के आधार पर जो हम उद्योगों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो कच्चे माल के आधार पर भी हम उद्योगों को मुख्य तौर पर 5-6 भागों में आसानी से बांट लेते हैं। तो पहला जो उद्योग है कच्चे माल के आधार पर बच्चों, वो है कृषि आधारित उद्योग। आसान है, जिसमें कृषि उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। खनिज आधारित उद्योग, जिसमें खनिजों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसके बाद रसायन आधारित उद्योग, जिसमें रसायनों का प्रयोग जो है उद्योगों के अंदर कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम बात करें वन आधारित उद्योग, तो वन आधारित उद्योग कौन से होते हैं, जिसमें वनस्पति का या फिर वनों का, पेड़ों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पशु आधारित उद्योग, जिसमें पशुओं का मांस, दूध आदि को प्रयोग करके जो है कच्चे माल के रूप में उद्योगों में यूज किया जाता है, उसको कहते हैं पशु आधारित उद्योग। तो ऐसे ये बहुत आसान था, इसको हम आसान शब्दों में, अपने शब्दों में इसको परिभाषित कर सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग, ये क्या है, कच्चे माल आधारित उद्योग है। ये आप इसको समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है बच्चों उत्पादक यानी उत्पादन आधारित उद्योग किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण करें। देखो, उत्पादन आधारित उद्योग वह उद्योग होते हैं जिसमें किसी अन्य उद्योग का उत्पादित माल दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में यूज होता है। समझ में आया होगा कि ऐसे उद्योग जो किसी उद्योग द्वारा निर्मित जो माल है उस माल को दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है, उसे कहते हैं उत्पादन आधारित उद्योग। तो ये जो उद्योग है, उदाहरण के लिए कच्चा माल, कागज उद्योग। तो मैंने बताया कि जो कागज उद्योग होता है बच्चों, कागज को बनाने के लिए हमें लुगदी की आवश्यकता पड़ती है। और लुगदी क्या होती है, वही पेड़ पौधे, घास फूस, इसको पीस पीस कर, कूट कूट करके जो है लुगदी बना ली जाती है, एक मिश्रण बना लिया जाता है और उस मिश्रण को जो है कागज उद्योगों के निर्माण के लिए यूज किया जाता है। तो यानी लुगदी उद्योग एक अपना उद्योग हो गया और ऐसे कागज उद्योग एक अलग उद्योग हो गया। तो लुगदी को यानी एक अलग उद्योग है जिसने लुगदी को बनाया और लुगदी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया कागज उद्योग ने, यानी उत्पादन आधारित उद्योग। यानी एक उद्योग का उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाला जो उद्योग होता है वो कहलाता है उत्पादन आधारित उद्योग। अब इसकी बात करें, इसकी विशेषताओं का या वर्गीकरण का बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली जो हम बात करें तो ये मूलभूत या आधारभूत उद्योग, तो ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य उद्योगों में वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर इसे मूलभूत उद्योग कह लो या आधारभूत उद्योग कह लो। यानी किसी उद्योग के जो उत्पाद है उसको अन्य उत्पादों में या अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं फिर गैर, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैर आधारभूत या उपभोक्ता वस्तु उद्योग। यानी ऐसे उद्योग
जो ऐसे उत्पादों का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग उपभोक्ता करता है, यानी जो बेचने के लिए, ठीक है, जैसे ब्रेड, बिस्कुट, चाय, साबुन, यानी ऐसे उद्योग जो ऐसे उत्पादों का उत्पादन करते हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता करता है, यानी मैंने बेच दिया किसी को और वो यूज करेगा उसे, ठीक है। लेकिन बड़े उद्योग वाले जो होते, जो हम अभी तक उद्योग की बात करके आए, जैसे मान लो लोहा उद्योग है, तो लोहे से लेकर के आया कारखाने वाला, उसने कार बनाई, कार बना करके आगे कंपनी को बेच दी, कंपनी ने इसको बेच दी। मतलब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि जो बनाने वाला है वो उसको यूज करे, लेकिन जो उपभोक्ता वस्तु है वो वस्तु क्या होती है कि उत्पादों को आगे दूसरे उपभोक्ता को यूज करने के लिए जो बेची जाती है वो कहलाती है उपभोक्ता वस्तु उद्योग, जिसमें बिस्कुट, चाय, साबुन आदि शामिल है। समझ में आया होगा आशा करता हूं, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं इसका अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर वैसे तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल है नहीं। आगे जो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, तो यह है कि स्वामित्व के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करना है। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, तो मालिकाना हक या स्वामित्व के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर 3 प्रकार के उद्योग हैं: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वह उद्योग होते हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार का होता है। सरकार तय करती है उत्पादन के दृष्टिकोण को कि क्या उत्पादित करना है। इसके उलट निजी उद्योग वह उद्योग होते हैं जिसके अंदर मालिक एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो पूरा का पूरा प्राइवेट होता है। उस उद्योगों को हम निजी उद्योग कहते हैं। और संयुक्त उद्योग, जिसको हम कई बार सहकारी उद्योग भी कह लेते हैं, इसके अंदर सरकार और व्यक्तियों का निजी रूप से मिश्रण होता है और उद्योग स्थापित किए जाते हैं, उत्पादन किया जाता है सरकार और व्यक्तियों के माध्यम से। इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्योग 3 प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक, निजी और संयुक्त या सहकारी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी विनिर्माण, यानी हमें कहीं पर उत्पादन करना है तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वही कुटीर या लघु उद्योग विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। आज के चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर पूरा हो चुका है। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और कोई भी समस्या है किसी भी चैप्टर से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं उसके लिए जरूर वीडियो बना दूंगा या उसको आपको किसी ना किसी माध्यम से आपका उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही। अब एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ हो।